हमारे पास बचा चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। और अगर बजट के बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं। डैट बजट के सिर्फ हम लोग दो पार्ट्स के बारे में ध्यान देते हैं, दैट इज रिसीट्स। हम बात करते हैं रिसीट्स की, और बात करते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर की जी। रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। Receipts divided into two parts, that is revenue receipts and capital receipts, and expenditure also divided into two parts, that is capital expenditure and revenue expenditure. There are two types of receipts, revenue receipts and capital receipts, and there are two types of expenditure, capital expenditure and revenue. इन चारों को समझने के लिए मुझे हेल्प चाहिए होती है या तो एसेट्स की, या तो इन चारों को समझने के लिए मुझे हेल्प चाहिए होती है लाइबिलिटीज की जी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले बजट बनाया क्यों जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव। बजट इज नॉट ओनली अ स्टेटमेंट बट इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट द गवर्नमेंट सीक्स टू अचीव ओवर द टाइम। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन बताती है, फ्यूचर के लिए बजट बनाया जाता है कि गवर्नमेंट क्या अपकमिंग पॉलिसीज लेकर आने चाहती है। जैसे कि मेरे पास सबसे पहले है दैट इज मैनेजिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले बात करते हैं पीएसयूज के बारे में। हमारी कंट्री के अंदर जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जितनी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं जो कंट्री के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को मैनेज करती हैं, उसके लिए पैसा बजट के थ्रू ही जाता है। और अगर उस पीएसयूज में कोई प्रॉफिट होता है तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट में बजट के थ्रू ही वापस आता है जी। तो बजट के थ्रू ही पीएसयूज मैनेज हो रही हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आप सब बच्चों को मैंने अभी पढ़ाया दैट एडी इज मोर देन एएस या फिर एडी इज लेस देन एएस। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से तो इन्फ्लेशन है स्टेबल नहीं है, डिफ्लेशन है स्टेबल नहीं है। एडी कम करना है तो गवर्नमेंट अब बजट के अंदर अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी, एडी कम हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एडी बढ़ाना है तो गवर्नमेंट बजट के अंदर अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, तो एडी बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब गवर्नमेंट बजट के थ्रू एडी इज इक्वल्स टू एएस लाने की कोशिश करती है, जिसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोलते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब होता है इनकम इनइक्वालिटीज को ठीक करना। रिच के पास, पुअर के पास जो फंड्स हैं, जो रिच के पास है उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाना, तो उन चीजों के ऊपर टैक्स लगा देना जो एग्जैक्टली वही वो लोग यूज करते हैं। हमारी कंट्री के अंदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों कुछ इस तरीके से बिल्ड किए गए हैं जो कि जिनके पास पैसा हो उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा है और वही पैसा यूज किया जाए पुअर के लिए। इसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। नेक्स्ट है मेरे पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट या तो खुद ऐसी चीजें प्रोड्यूस करे जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करना नहीं चाहता, इस तरीके से गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर सकती है। या फिर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई चीज डिस्करेज हो जाए, प्रोडक्शन बंद हो जाए, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा देगी। या फिर गवर्नमेंट चाहती है खादी प्रोडक्ट्स के डिमांड और बढ़े, तो गवर्नमेंट खादी प्रोडक्ट्स के लिए सब्सिडीज देना शुरू कर देगी। इसको कहते हैं बच्चे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करती है। तो ये मेरे पास कुछ अभी स्टार्टिंग की 4 ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बजट रिसीट्स के अंदर भी दो तरह की रिसीट्स आती हैं, एक आपके पास रेवेन्यू रिसीट्स है और एक आपके पास कैपिटल रिसीट्स। जो रेवेन्यू रिसीट्स है, पैसा आना, वो भी दो जगह से आता है। रेवेन्यू रिसीट्स टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स। टैक्स रेवेन्यू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। पे करने का इंसिडेंस जिसके ऊपर हो और पे भी वही करे तो वो डायरेक्ट टैक्स है। इंसिडेंस किसी और के ऊपर हो, पे कोई और कर रहा है, तो वो मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों के पास जीएसटी। नॉन टैक्स, टैक्स के अलावा फ्री का पैसा। सर रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जिसके आने से ना तो कोई गवर्नमेंट का एसेट कम होता है और ना कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है। ना कोई एसेट कम हो रहा है ना लायबिलिटी बढ़ रही है। तो ऐसे रिसीट्स वो दो जगह से आते हैं, एक टैक्स से और एक नॉन टैक्स से। नॉन टैक्स से सर फाइन, फीस, एस्चीट्स, डोनेशंस, इनकम फ्रॉम पीएसयूज और इंटरेस्ट, ये सब कुछ सर हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स है। मतलब ये वो रिसीट्स है जिसके आने से ना तो कोई एसेट मेरा कम हुआ ना मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ी। नेक्स्ट सर मेरे पास कैपिटल रिसीट्स। सर आ तो ये भी रही हैं, ये रिसीट्स भी आ रही हैं, बट इस रिसीट्स के आने से कुणाल सर या तो एसेट्स कम होते हैं या तो लायबिलिटीज बढ़ती हैं। एसेट कम होते हैं और लायबिलिटी बढ़ती है, या तो एसेट कम होता है या तो लायबिलिटी बढ़ती है। सर वो मेरे पास कैपिटल रिसीट्स हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है रिकवरी ऑफ लोन। मैंने किसी को लोन दिया था, लोन उसने वापस कर दिया, वेरी गुड, मेरा पैसा था मुझे वापस मिल गया। बट जिसको लोन देते हैं वो एसेट बन जाता है हमारा, जिससे पैसा लेना होता है वो एसेट बन जाता है। उसने मुझे पैसा दे दिया तो मेरा एसेट क्या हो गया, मेरा एसेट कम हो गया।
और जब मेरा एसेट कम हो गया, एसेट कम होकर या लायबिलिटी को इंक्रीज कर कर जो आती हैं चीजें वो कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होती हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, मेरा एक एसेट था वो मैंने बेच दिया, गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट की पीएसयू अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करती तो गवर्नमेंट उसको प्राइवेट सेक्टर को डिसइन्वेस्ट कर देती है, तो पैसा आया एसेट को बेचकर, कैपिटल रिसीट्स। बोरोइंग, मैंने बोरो कर लिया, लायबिलिटीज बढ़ी, कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स के मेनली 3 एग्जांपल हैं, एक है रिकवरी ऑफ लोन, एक है मेरे पास डिसइन्वेस्टमेंट और एक है मेरे पास बोरोइंग। नेक्स्ट मेरे पास आता है डिफरेंस बिट, पहले भी अभी हम रिसीट्स पे ही हैं और अभी हमने 2 तरह की रिसीट्स पढ़ी हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स, एक कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नाइदर रिड्यूसेस एनी एसेट्स नॉर क्रिएट एनी लायबिलिटी, और कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स है व्हिच आइदर रिड्यूसेस एसेट्स और क्रिएट लायबिलिटी। जो रेवेन्यू रिसीट्स थी वो हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स। टैक्स 2 पार्ट में डिवाइड था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सर इट इज लाइड ऑन द इनकम, और सर ये लगता है प्रोडक्ट और सर्विसेज पे। सर इट इज पेड डायरेक्टली बाय अ पर्सन, जिसके ऊपर लायबिलिटी है वही पे कर रहा है। सर इट इज पेड बाय वन पर्सन बट ही रिकवर्स द सेम अमाउंट फ्रॉम अनदर, लायबिलिटी किसी और की है, पे कोई और कर रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इट इज पेड आफ्टर द इनकम रिचेज इन द हैंड्स ऑफ द पेयर, मेरे पास जब पैसा आ जाएगा ना उसमें से देना है, ये मैंने पैसा देते वक्त दे देना है, ये डिफरेंस है भाई। टैक्स डिफिकल्ट, टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट, इसकी कलेक्शन थोड़ी इजी है, खर्चा करोगे रिफ्लेक्शन मिलेगी, रिफ्लेक्शन से पता लग जाएगा, बेचने वाला खरीदने वाला कहीं ना कहीं से तो पकड़ा जाएगा ही यार। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इसका एग्जाम्पल मेरे पास जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस भी कई बार डायरेक्टली 3-3, 4-4 मार्क्स में आपके बोर्ड्स में आया हुआ है जी। आप बात करते हैं रिसीट्स की, सर 2 तरह की रिसीट्स थी मेरे पास, एक मेरे पास रेवेन्यू रिसीट्स थी, एक कैपिटल। सर रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स है जिसके आने से ना तो कोई एसेट कम होता ना कोई लायबिलिटी बढ़ती है, आने से एसेट भी कम होता है लायबिलिटी बढ़ती है, क्रिएट्स एंड हो गया। सर ये रेकरिंग है, ये बार बार होता है, गवर्नमेंट के पास हर दिन हर साल टैक्स आएगा ही आएगा। और ये वाले जो है फीस, फाइन्स, एस्टीट्स, ये सर करोगे, सॉरी एस्टीट्स नहीं कैपिटल रिसीट्स हैं, डिसइन्वेस्ट करोगे, अपनी कोई चीजें बेचोगे, कोई पैसों की जरूरत जब होगी ये तभी होगा, ये तो होते रहता है, ये रेकरिंग है। और सर ये हमारे पास नॉन रेकरिंग है, ये होता रहता है सर। सर इसके एग्जांपल्स गिवन है, इसके एग्जांपल्स गिवन है। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, आगे सर एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, बट इससे ना तो कोई एसेट बढ़ रहा है ना कोई लायबिलिटी कम हो रही है। अरे खर्चा करके आ रहा हूं बट ना कोई एसेट बढ़ रहा है ना कोई लायबिलिटी कम हो रही है। ये खर्चा हमारे वेलफेयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, मिलिट्री सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज के ऊपर ये खर्चा होता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये खर्चा गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा, और मुझे लगता है इसी खर्चे की वजह से हमारी कंट्री का जो बजट है वो हमेशा डेफिसिट आ जाता है, सिर्फ इसी खर्चे की वजह से। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब नाम ही कैपिटल दे दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके करने से या तो एसेट बढ़ता है, या तो एसेट बढ़ता है, या कुणाल सर लाइबिलिटीज कम होती हैं। एसेट बढ़ता भी, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा हो गया, ये अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ क्योंकि ना तो कोई एसेट बड़ा ना लायबिलिटी कम हुई, बट हाँ कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला जी। तो दीज आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट विच डोंट लीड्स क्रिएशन ऑफ एसेट्स, हाँ ठीक है, इट क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूसेस लायबिलिटी। ये बार बार करना पड़ता है भाई वेलफेयर पे खर्चा, ये थोड़ी एक बार करते छोड़ दिया। ये भाई कभी कभी डिफेंस के गुड्स ले रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग, हाँ ये कभी कभी होता है, ये बार बार होता है। रेकरिंग, नॉन रेकरिंग याद रखना जी। दीज आर इंकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग, गवर्नमेंट को चलना है ना अगर तो ये खर्चे करने पड़ेंगे। These are incurred on acquisition of assets and granting loans, ये जब कोई पर्पस होगा सर तभी करेंगे ऐसा खर्चे, यहां पे करने पड़ेंगे। ये इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं जी। सर फॉर्मूला के बारे में बात करें तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। सर अगर हमारे पास बजट के बारे में बात करें, आपने बजट की मुझे 2 चीजें बताई थी, एक रिसीट्स बताया और एक एक्सपेंडिचर बताया है। रिसीट्स का मतलब होता है पैसा आना और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा जाना। सर जब कभी भी पैसा आए और जाए सेम तो उसे कहते हैं सर बैलेंस बजट, जब पैसा आए ज्यादा और जाए कम तो उसे कहते हैं कुणाल सर सरप्लस बजट। और हमारी कंट्री में हमेशा आता है डेफिसिट बजट, मतलब कि पैसा जो आया है वो कम है और जो खर्चा किया है वो ज्यादा है जी। तो डेफिसिट बजट इसका मतलब है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ग्रेटर है किससे, एस्टिमेटेड रिसीट से। बट सर जो एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट्स कम है तभी बजट आ गया डेफिसिट।
ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तभी बजट आ गया डेफिसिट। बट कौन सा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और कौन सी रिसीट्स कम है, यह पता करने के लिए हम डेफिसिट्स को भी 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक मेरे पास आ जाता है बच्चे रेवेन्यू डेफिसिट, एक मेरे पास आ जाता है बच्चे फिस्कल डेफिसिट, और एक मेरे पास आ जाता है स्टूडेंट्स प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। सर जो मेरे पास रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू, सर डेफिसिट है ना, सर डेफिसिट का मतलब होता है कि जब कभी भी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रिसीट्स कम हो, जब कभी भी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसीट्स कम हो तो आ गया डेफिसिट। आगे लगा हुआ है सर रेवेन्यू, तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। सर ये मेरे पास हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। सर ये रहा सर रेवेन्यू डेफिसिट, सर रेवेन्यू डेफिसिट, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। सर इससे क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा था जो करने से ना तो मेरा कोई एसेट बढ़ रहा है ना लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बेमतलब खर्चा। और रेवेन्यू रिसीट्स मेरे पास वो रिसीट्स थी जिसके आने से ना तो कोई एसेट मेरे पास बढ़ रहा है ना लायबिलिटी कम हो रही है, ना कम हो रहा है ना लायबिलिटी बढ़ रही है। ये मेरा बेमतलब का खर्चा, ये हमारी फ्री वाली इनकम। और अगर रेवेन्यू डेफिसिट आ गया मतलब मेरा बेमतलब का खर्चा ज्यादा, फ्री वाली इनकम कम है। हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसका बेमतलब का खर्चा फ्री वाली इनकम से पूरा हो जाए, मतलब हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसका रेवेन्यू बजट बैलेंस आ जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू सीट सेम सेम हो जाए, जो बेमतलब खर्चा फ्री से आ जाए। बट अगर ये नहीं हो पा रहा, ओ माय गॉड, तो क्या शो हो रहा है सर, शो हो रहा है सर, शो हो रहा है कि गवर्नमेंट है ना वो ज्यादा खर्चे कर रही है। गवर्नमेंट को वार्निंग मिल रहा है, गिविंग अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट कि ये गवर्नमेंट या तो तू अपने खर्चे कम कर ले या गवर्नमेंट टैक्स और बढ़ा दे। लेस डेवलप कंट्रीज लाइक इंडिया, इट इज डिफिकल्ट टू फोर्स द पीपल टू पे टैक्स। तो गवर्नमेंट के पास एक ही सिचुएशन बचती है कि गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर ले। इससे शो होती है गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज, इससे शो होता है कि गवर्नमेंट सेविंग नहीं कर रही, गवर्नमेंट डिस सेविंग कर रही है अगर कंट्री के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। तो दोबारा बोल रहा हूं, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट मेरे पास सर फिस्कल डेफिसिट। सर फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं, सर अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर ले लूं जो कि मेरा 500 है सर, सर इसमें से मैं हमेशा चाहूंगा कि ये सारा खर्चा मेरा फ्री वाली इनकम से पूरा हो जाए। सर फ्री वाली इनकम को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। तो सर सबसे पहले मैंने रेवेन्यू रिसीट्स माइनस करी, सर वो माइनस हुई 300। अभी भी सर 200 रुपए रह गए, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, अब तो कैपिटल रिसीट्स ही ऑप्शन बचा है। और कैपिटल रिसीट्स को नाल सर मेरे पास दो जगह से आता है, या तो एसेट्स को बेचूं या लायबिलिटी क्रिएट करूं। तो पहला काम करना होता है, लायबिलिटी क्रिएट करने से पहले अच्छी बात होती है एसेट बेच दे, कम से कम उधार क्रिएट तो नहीं होगा, तो एसेट बेच दे, उधार क्रिएट नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट, नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट। मतलब मैंने ऐसा पैसा लेके आया हूं जिससे मेरा उधार क्रिएट नहीं हुआ, और सर वो मेरे पास है मान लो 150। अभी भी सर 50 रह गए, अब तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, अब तो पैसा मुझे बोरो ही करना पड़ेगा, उस बोरोइंग को ही बोलते हैं जी फिस्कल डेफिसिट 50। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू सीट्स माइनस नॉन डेट। मतलब 500 में से ये करा 50 मुझे अब बोरो करना पड़ेगा। सर आपने सारा एक्सपेंडिचर सारी रिसीट्स ले ही ली एक रिसीट को छोड़कर, तभी फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला हम लोग और मेंशन कर देते हैं, फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला हम लोग और मेंशन कर देते हैं, वो मेरे पास आता है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग, हाँ जी एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये मेरे पास आया था जी फिस्कल डेफिसिट। तो अगर कंट्री में फिस्कल डेफिसिट चल रहा हो कुणाल सर, मतलब कंट्री को अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए किसी और कंट्री से बोरो करना पड़ रहा है, तो क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है इट कॉजेज इन्फ्लेशन। पैसा बोरो करेंगे, जब पैसा बोरो करे कंट्री में आएगा तो कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और जब कंट्री मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो कंट्री के अंदर आ जाएगी जी इन्फ्लेशन। इट कॉजेज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इंक्रीजेस फॉरेन डिपेंडेंस। अगर मैं किसी और कंट्री से लोन ले रहा हूं, किसी और कंट्री से पैसा ले रहा हूं, तो मेरा उस कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। उधार ले रहा हूं ना और पैसा ले रहा हूं, फिर उसके बाद उसके इंटरेस्ट भी देना है, इसका मतलब मैं एक डेट ट्रैप के अंदर फंस जाऊंगा, मेरी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर इंटरेस्ट पे करने का बर्डन आ जाएगा। इतना बड़ा इंप्लीकेशन होती है फिस्कल डेफिसिट की। इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज इंक्रीज इन बोरोइंग।
अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट, फिर उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए फिर लोन ले लूंगा, डेट ट्रैप में फंस जाऊंगा जी, एक डेट ट्रैप के अंदर। नेक्स्ट प्राइमरी डेफिसिट। सर जो मैंने बोरो किया था 50, कसम से बता रहा हूं 50 मुझे इस साल बोरो इसलिए करना पड़ा क्योंकि 10 तो पिछले साल के लोन का इंटरेस्ट था, मतलब इस साल का एग्जैक्ट डेफिसिट कितना था, 40। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग। मैंने फिस्कल लिया था 50, उसमें से मैं लास्ट ईयर का इंटरेस्ट 10, तो इस साल का डेफिसिट कितना है, 40। तो मुझे गलत मत समझना कि मेरा इस साल का डेफिसिट 50 है। फिस्कल से बताता है कि इस साल का डेफिसिट कितना है, बट इस साल में डेफिसिट की वजह कुछ और भी थी, तो एग्जैक्ट डेफिसिट कितना है उसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग जी। सर ये गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस करती है, जैसे कैपिटल गुड्स ले रही है गवर्नमेंट, सर वो कौन से गुड्स होते हैं, वो पब्लिक गुड्स होते हैं जिसमें कोई भी यूज के लिए मना नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स आर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट हाउस। किसी को ज्यादा, कोई ज्यादा यूज करेगा, कोई कम यूज करेगा, तूने टैक्स नहीं दिया, तू पार्क यूज मत करियो, नहीं ऐसा नहीं होता जी, वो पब्लिक गुड है। फ्लड कंट्रोल सिस्टम, नॉलेज, फ्रेश एयर, नेशनल सिक्योरिटी, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। द पब्लिक गुड इज डिफरेंट फ्रॉम द कंज्यूमर गुड्स, कॉमन इन गुड्स, दैट कॉमन गुड्स नॉट नॉन एक्सक्लूडेबल टेंड्स टू नॉन रेवलरस। तो पब्लिक गुड्स होते हैं नॉन रेवलरस, तू ज्यादा यूज कर लेगा तो मैं तेरा दुश्मन नहीं बन जाऊंगा। सारे जितना मर्जी चाहे उतना यूज कर सकते हैं, पार्क को, रोड्स को, इंफ्रा को, एजुकेशन को, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट जी। तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स आर थिंग्स दैट वी ऑल शेयर एंड कंज्यूम। दे आर थिंग दैट आर अवेलेबल फ्री एट द पॉइंट ऑफ यूज टू एवरीबडी। पब्लिक गुड के टाइप्स हैं बच्चे, कुछ नॉन एक्सक्लूडेबल है, कुछ नॉन रेवलेस है। ये फीचर है जो पब्लिक गुड्स के जी, और ये मेरे पास एग्जांपल्स है पब्लिक गुड्स के जी। एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक गुड्स, कोई भी यूज कर सकता है, अनलिमिटेड यूज कर सकता है जी। आपके पास आ गया रेवेन्यू डेफिसिट निकालो, फिस्कल निकालो और प्राइमरी डेफिसिट निकालो जी। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कर दूंगा, ये रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, माइनस करूंगा रेवेन्यू रिसीट्स, मेरे पास आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। सर फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कुणाल सर बोरोइंग। तो सर ये देखो, टोटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ऐड करूंगा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा सर। हाँ जी, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ये रही सर, और माइनस नॉन डेट, ऐसा कैपिटल रिसीट का पैसा जो अदर देन बोरोइंग था, ये रहा सर नॉन डेट। अब ये कौन पहचानेगा उस वक्त, अगर 2-3 बार क्वेश्चन होते ही इसके 8-10 टोटल, पूरी बुक में 8-10 क्वेश्चन होते हैं, एक बार कर लोगे तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी जब बोर्ड से पेपर दे रहे होंगे जी। एक और फॉर्मूला आप लोगों के क्वेश्चन है, फाइंड बोरिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एस्टिमेट टू बी 15,000। ये मेरे पास बोरिंग गिवन है विच इज 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। ये बोरिंग मेरी 25% है प्राइमरी डेफिसिट की। एस्टिमेट करो इसको फास्ट, जल्दी नोटबुक निकाल जल्दी। अगर ये 25% है तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ? 25, 15, 15, 30, हाँ 60 हो गया। तो मेरे पास प्राइमरी डेफिसिट हो गया 60,000। इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है? 15,000। निकालना क्या है? फिस्कल। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन, तो ये कितना है? 60,000। ये ले लिया x माइनस, थैंक यू सो मच गाइस, हो गया। ये मेरे पास चैप्टर है बच्चे गवर्नमेंट बजट। थैंक यू।